देखिए यहाँ पर आपका रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्लास नंबर 3 में मैंने 2 आपको बताया था। संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वियोजन अपक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। और इसके तीनों के बारे में मैंने बताया था, ये भी बताया था कि वियोजन अपक्रिया 3 तरह की होती है ना। और तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, हर चीज हुआ था। क्लियर है? आप अगर पहले से नहीं कवर किए होंगे तो आपको सिंपली 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 3 में जाकर ये चीजें समझ लेना है। अब हम लोग का ये क्लास नंबर क्या है, 4 है। और क्लास नंबर 4 में हम लोग का है विस्थापन अपक्रियाएं, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से ही क्लियर है, मैं कह रहा हूँ आपको रटना नहीं है। विस्थापन अपक्रियाएं ऐसे समझो, जैसे आपको पता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, कोई एक पदार्थ रहेगा या एक से अधिक पदार्थ रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? कोई एक पदार्थ रहेगा या एक से अधिक पदार्थ रहेगा। ये रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनाता है ना। और नया पदार्थ के साथ में सह उत्पाद भी बनाता है। क्लियर है भैया? इसमें ऐसे समझो जैसे एक पदार्थ है ना। अच्छा, नाम से विस्थापन आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। विस्थापन का मतलब दूरी, विस्थापन का मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाना, निकल जाना। तो इसमें इसको ऐसे समझो जैसे एक पदार्थ, मान लेते हैं हम पदार्थ ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्या ले लेते हैं भैया? कॉपर सल्फेट लेते हैं। एक पदार्थ आपका ये है, तो ये कॉपर सल्फेट है। क्लियर? अब क्या होता है जब कॉपर सल्फेट में आयरन मिला दिया जाता है। आयरन मतलब आयरन का सिंबल, लोहा का सिंबल पहले से याद करवाया गया था क्लास नंबर 2 में। जितने मतलब फॉर्मूले हैं, जितने तत्व हैं क्लास नंबर 2 में और इसके पहले क्लास नंबर 3 में, तो पीछे वाली सारी क्लासें रिलेट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं आपको समझ में तो आएगा, लेकिन पीछे वाली सारी क्लासें 1 बाय 1 देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर आपको रहेगा सारी चीजें, और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। तो क्या होगा, आयरन, आयरन का मतलब बोले तो Fe, इसका मतलब ऐसे समझो जब कॉपर सल्फेट रहेगा है ना, तो कॉपर सल्फेट का जो है विलयन जो होता है नीला होता है। तो आप सीधा याद रखो, जब हम कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में है ना, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, और वो विलयन किस कलर का होगा, नीला, तो नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम क्या डालते हैं, आयरन, आयरन मतलब समझ रहे हैं लोहा, आयरन की पत्ती डालते हैं। क्या करते हैं, आयरन की रॉड जो होती है ना, पत्ती, पतली सी आयरन की पत्ती डाली जाती है। तो वहां पर चूंकि आयरन धातु ज्यादा क्रियाशील है, ये जो आयरन होती है ना, ये क्या होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है। क्लियर है? और इस वजह से आयरन धातु जो है तांबे से ज्यादा क्रियाशील होती है, और इस वजह से आयरन के साथ में, आयरन के साथ में ये सल्फेट आकर मिल जाता है। आयरन के साथ में क्या आकर मिल जाता है, सल्फेट आकर मिल जाता है। और ये कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया विस्थापन अपक्रिया। समझ पाए? देखो क्या हुआ, विस्थापन अपक्रियाएं एक ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें है ना एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है, तो जो ज्यादा सक्रिय होता है, जैसे आयरन जो है कॉपर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा क्रियाशील होता है। आयरन जो होता है कॉपर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उस कॉपर की जगह जाकर खुद बैठ जाता है। समझे? उस कॉपर की जगह जाकर खुद बैठ जाता है। और जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था, जब आयरन सल्फेट बनता है, जब क्या बनता है भैया, आयरन सल्फेट बनता है, तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। और ये जो अभी तक नीला विलयन था, अब उसको हरा रंग में बदल देता है, यानी कि हरा विलयन में हरे रंग में हरे रंग का विलयन बना देता है। समझे कि नहीं? देखो भैया ऐसे समझो, कॉपर सल्फेट है आपका, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है। आप कॉपर सल्फेट में एक धातु मिला रहे हो, वो क्या मिला रहे हो आप, आयरन मिला रहे हो। तो जब धातु मिला रहे हो, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो भाई क्या रिएक्शन वही रहेगा, कुछ तो चेंज होगा ना। तो जो नया पदार्थ बनता है, वो नया पदार्थ क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। नया पदार्थ क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। और नीले विलयन के बजाय अब वो हरे रंग का विलयन देता है। ये मतलब नीला विलयन के बजाय क्या हो जाता है, हरे रंग का। क्यों हुआ, क्योंकि फेरस ने कॉपर को
विस्थापित कर दिया। फेरस ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर एक सॉलिड अवयव के रूप में विस्थापित हुआ, याद रखना है ना। और ये बिलियन है, तो बिलियन को हम AQ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। बिलियन को किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, AQ। ये भी आपका बिलियन है, किसका बिलियन है, कॉपर सल्फेट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये कॉपर सल्फेट का बिलियन है, तो AQ के रूप में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हो ये जो आयरन होता है सॉलिड होता है, धातु होता है ना, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है, आप कह रहे हो कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या कहा जाता है, ऐसे अपक्रिया को विस्थापित अपक्रिया कहा जाता है। बताओ, इतना समझ पाए भैया। इसी तरह एक चीज और समझो, इसी तरह जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक को मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में किसको मिला देते हैं, जिंक को मिला देते हैं। क्योंकि जिंक भी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व होता है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये बना लेता है जिंक सल्फेट, और ये जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। भैया समझ पाए इतना। ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो होता है, या मैं सीधा कह दूं Fe और ये Zn जिंक जो है, ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है। कॉपर से क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा एक्टिव। ठीक है भैया, ज्यादा क्रियाशील तत्व होने के कारण, ज्यादा क्रियाशील तत्व होने के कारण क्या करता है, ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। होने के कारण कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर का अवयव दे देता है, एक तरह से कॉपर को विस्थापित करता है। बताओ भैया समझ में आया इतना क्लियर है। अभी आपको इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत तुरंत बताना। अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको लगता है कि सर जी कम समझ में आया या क्या चीजें हैं, भाई नाम से क्लियर है। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप सिंपल से कहोगे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जब दो पदार्थ है ना आपस में क्रिया करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो तत्व ज्यादा अधिक क्रियाशील होता है वो है ना किसी दूसरे तत्व को जो कि कम क्रियाशील होता है उसको विस्थापित करता है और उसकी जगह वो खुद ले लेता है। क्लियर है। फिर आप इसको एग्जांपल दिखा देना, बाकी मैं डिफिनेशन लिखवा दूंगा। अभी आप मेन चीज है समझने पर फोकस करो। बताओ भैया तीसरी अभिक्रिया, इसमें आयो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर तो चलो ठीक, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक ही तत्व का विस्थापित हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, एक ही तत्व का विस्थापित हो रहा है, इसलिए हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम ये भी तो बोल सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। हम क्या बोल सकते हैं भैया, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप मान रहे हो कि नहीं, ये समझ पा रहे हो ना। अच्छा, अब क्या होता है, मान लो कुछ ऐसा हो जाए, जैसे आपको मैं सिंपल सा कह दूं कि जैसे देखो एक तत्व है, जैसे सोडियम सल्फेट ले लेता हूं, Na2SO4 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। अब जब Na2SO4 के विलयन में, इसका याद रखना, Na2 यानी कि सोडियम सल्फेट के विलयन में जब हम मिला देंगे बेरियम क्लोराइड जो कि साल्ट होता है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, साल्ट होता है। बेरियम क्लोराइड का विलयन मिला देंगे, विलयन मिलाते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर बेरियम सोडियम को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। और जब बेरियम सोडियम को विस्थापित करेगा तो आप बताओ क्या बनेगा, आप बताओ क्या बनेगा। तो आप सिंपली कहोगे यहां पर बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा। समझ पाए भैया, बेरियम सल्फेट का ये आयन मतलब बेरियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बेरियम सल्फेट ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अच्छा, प्लस, ठीक है, प्लस इसके साथ में क्या होगा भैया, ये जो आपका Na है, NaCl के साथ मिल जाएगा और ये जो नमक का विलयन देगा, क्या देगा भैया, NaCl जो है नमक का विलयन देगा। यानी कि एक नमक को पैदा करने का या नमक को बनाने का ये भी तरीका है, समझे। मतलब क्या हुआ, देखो सोडियम सल्फेट का विलयन है, सोडियम सल्फेट के विलयन में क्या मिलाया गया, आप कह रहे हो बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया गया।
तो वहां पर क्या हुआ, बेरियम जो कि Na से ज्यादा क्रियाशील है, बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। बेरियम ऐसे समझो, बेरियम ने क्या किया, सोडियम को विस्थापित कर दिया और ये खुद बना लिया BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब Na को विस्थापित कर दिया तो भाई यहाँ Cl है, Na और Cl आपस में मिलकर ये नमक का यानी कि सोडियम क्लोराइड का विलयन देते हैं और इसको एक साल्ट के फॉर्म में, एक सॉलिड के फॉर्म में। अब यहाँ बैलेंस आप करोगे तो Na 2 बार है, Cl 2 बार है, आप क्या लगा दोगे 2NaCl हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से सोडियम सल्फेट ने अपने आयन को दिया इनको, बेरियम क्लोराइड को, और बेरियम क्लोराइड ने क्या किया, अपने आयन को इनको दिया, है ना। तो अगर हम कहें क्या है ऐसी अभिक्रियाएं, तो आप सीधा कहोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो अभिकारक, इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, समझ रहे हो ना, जिसमें जो अभिकारक यौगिक होते हैं, अभिकारक यौगिक के आयन, अभिकारक यौगिक के आयन एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। नहीं समझे? अभिकारक यौगिक के आयन परस्पर विनिमय द्वारा, परस्पर एक दूसरे के आदान प्रदान करने से एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है तो इसे हम एकल विस्थापन ना कहकर द्वि विस्थापन, तो इसे पहले नंबर क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सोडियम सल्फेट का क्या है भैया, विलयन है ना। ये क्या है, सोडियम सल्फेट का विलयन है। सोडियम सल्फेट के विलयन में क्या मिलाया गया, तो बेरियम सल्फेट के विलयन को मिलाया गया। जब ऐसे मिलाया गया तो कौन सा विलयन मिला, तो आप कह रहे हो सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला। किसका विलयन मिला, आप कह रहे हो सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला। और ये क्या आपका बचा, बेरियम सल्फेट, जो कि एक साल्ट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बचा है, बेरियम सल्फेट। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर अभिकारक में प्रयोग हुए यौगिक आपस में आयनों के आदान प्रदान से, आपस में एक दूसरे को आयन देकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए चूंकि दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम आपसे पूछें विस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी, तो क्या आप बोल सकते हो विस्थापन अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं और जो दूसरा क्या है, द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं सोडियम नाइट्रेट की, AgNO3 की, है ना, जब सोडियम नाइट्रेट को, क्लियर है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, तब यहां पर अब आप खुद बना सकते हो, है ना। तब यहां पर क्या बनेगा, आप कहते हो AgCl बनता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनता है, क्लियर है। और इसके साथ में आपका यहां से ये देखो KNO3, चूंकि वैसे दिमाग लगा लो, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव के ही साथ तो नेगेटिव जुड़ेगा भैया, पॉजिटिव के ही साथ तो नेगेटिव जुड़ेगा, तो ये दोनों जोड़कर क्या बनते हैं, KNO3 बनाते हैं, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। और चूंकि पॉजिटिव आयन है और इसका नेगेटिव आयन ये है, क्लियर है, तो AgCl बनेगा। समझ पाए भैया? तो इस तरीके से ये सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये भी तो आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं? समझ पाए? अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो भैया। मतलब विस्थापन अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन। इसे लिख लीजिए पहले, इसको ऐसे लिख लीजिए, ओके। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, BaCl2 ये होगा आपका बेरियम क्लोराइड होगा। भाई इसके लिए माफ करना, भावनाओं को समझो आप लोग, है ना। मेरा मतलब वही था, लेकिन क्या लिख गया, इसे नोट डाउन हो गया। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इसको देखो, मैं कुछ ऐसे बताता हूं ना कि हमेशा याद रहे। देखो भैया, ऑक्सीडेशन को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप उपचयन के साथ में ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बस ऑक्सीकरण से दिमाग में ऑक्सीजन आएगा ना, ऑक्सीकरण से क्या दिमाग में ऑक्सीजन क्लिक करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। तो सीधा उपचयन यानी कि
ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें होता है ऑक्सीजन का योग। बस एक पॉइंट याद रखो, है ना, जिनमें क्या होता है, जिनमें होता है आपका ऑक्सीजन का, यस, जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिनमें क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। बस एक चीज याद रखो, 100 में सीधी बात। तो अब आपके दिमाग में अच्छा ऑक्सीजन का योग होता है तो मतलब रिडक्शन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना। रिडक्शन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीजन का, चलिए अब जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। हाइड्रोजन का, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन को उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहेंगे, और इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का योग होना लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास होना। अब ये रिडक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है ना। अपचयन, रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन अभिक्रियाएं, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, लेकिन हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन का योग होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। बस भाई, इससे आई होप इससे आसान नहीं होना चाहिए, मतलब इससे आसान तो होगा ही, लेकिन हमने आसान कर दिया काफी हद तक कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है। आप सिंपली, अच्छा, Cu कॉपर को, है ना, जब जो है कॉपर है आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये बनाता है आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भैया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का यही फॉर्मूला होता है, बैलेंस करना है तो आपने 2 लगाया, Cu भी 2 बार हो। तो ये कैसी अभिक्रिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑक्सीकरण है, उपचयन है कि अपचयन है? तो आप कहोगे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? हम कह दूं भैया देखो, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, ये क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीज ऑक्साइड बोलेंगे। या एक और आसान, अभी इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था, जिंक में जब CuSO4 को मिलाते हैं, क्या करते हैं भैया, जब जिंक में CuSO4 को मिलाते, नहीं इसका एग्जांपल नहीं, हमें दूसरे में दिखाना, हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, हाइड्रोजन ह्रास होना चाहिए, है ना। तो ऐसे समझो, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, है ना भैया, देखो ध्यान से, मैग्नीज ऑक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो होता क्या है इसमें, बताओ इसमें क्या होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। जब ये मिलाते हैं तो ये मैग्नीज क्या है, आप कहोगे धनात्मक आयन है, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन। तो मैग्नीज के साथ आपको होगी क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, है ना। लेकिन मैग्नीज का 2 आयन होता है, क्लोराइड का 1 होता है, इसका फॉर्मूला होता है MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड, ये होगा आपका। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में यहाँ H है, यहाँ पर O2 है, तो HO2, HO मिलता है और जल बनाता है, लेकिन जल का फॉर्मूला तो ये तो होगा नहीं, आपको पता है। जल का फॉर्मूला आप कहते हो H2O होता है ना। जल का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन यहाँ O 2 बार है, पूरा करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, लेकिन क्या हो गया, H 4 बार हो गया। H कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। अब 4 बार हो गया तो भाई हम क्या यहाँ बताओ 4 लगा सकते हैं ना, लेकिन Cl आपका 4 बार हो गया, 2 बार यहाँ हो गया, तो क्लोरीन गैस निकलती भी है। क्लोरीन गैस क्या होती है, निकलती है। इतना समझ पाए ना। जब अब बताओ यहाँ पर, अरे ओए मिस्टर, यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। अब बताओ हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन के पास पहुंच रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बना रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। समझे भैया? जैसे समझो यहाँ पर है Cl2 अलग गैस के फॉर्म में निकल गया, और एक Cl2 इनके साथ मिल गया, बचा हाइड्रोजन बेचारा अकेला, है ना। तो ये जाकर किसके साथ मिल गया,
जल के साथ मिल गया, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, जल नेगेटिव आयन, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। समझ पाए इतना भैया? इसमें क्या होता है रिडक्शन में, आप कहते हो ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का क्या होना, ह्रास होना। जैसे मैं कह दूं कॉपर ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोजन गैस मिलाते हो, कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हो, जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिलाते हो, उस सिचुएशन में ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को ले लेता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कॉपर को क्या करता है, वो विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो कॉपर को वो अलग कर दिया सॉलिड फॉर्म में, है ना, कॉपर को अलग कर दिया और ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया। देखो ऑक्सीजन यहाँ से निकला और किसके पास पहुंचा, हाइड्रोजन के पास पहुंचा। यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्लियर है? इतना समझ पाए भैया? अच्छा, इसी तरह से जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे कह देता हूँ ऑक्सीजन का तो ह्रास होना, लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल है FeCl3, ये है फेरिक क्लोराइड। ये क्या है भैया, फेरस नहीं बल्कि क्या है, फेरिक क्लोराइड है। अब क्या होता है भैया, जब फेरिक क्लोराइड में आप मिलाते हो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाते हो, तब ये फेरिक क्लोराइड से ये बन जाता है फेरस क्लोराइड FeCl2। फेरिक क्लोराइड से ये क्या बनता है, फेरस। एक्चुअली क्या होता है, Fe पर 2 आयन होते हैं, है ना। अगर Fe++ 2 है तब इसको बोला जाता है फेरस बोला जाता है। ठीक है भैया? अगर Fe+++ 3 है तब इसको फेरिक बोला जाता है। आप 9th में ये चीज अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये फेरिक क्लोराइड से क्या बन जाता है, फेरस क्लोराइड बन जाता है। भैया समझ पा रहे हो ना, फेरिक क्लोराइड से क्या बनता है, ये फेरस क्लोराइड बनता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ Cl कितनी बार, 3 है, तो हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्लियर है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है और सल्फर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, सल्फर को निकाल देता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। किसके साथ ऐड हो रहा है, तो आप कह रहे हो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अच्छा, अब यहाँ पर देखना, क्या ये बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ 2 बार होना चाहिए, आपने यहाँ 2 लगाया, आपने यहाँ क्या किया, 2 लगाया, तो हाइड्रोजन तो पूरा हो गया, हाइड्रोजन तो आपका पूरा हो गया। क्या और कोई प्रॉब्लम आई? हाँ बिल्कुल आई। Cl कितनी बार हो गया, 2। Cl कितनी, यहाँ 2 बार, यहाँ है 2 बार, यहाँ Cl यहाँ कितनी बार है, 3। तो ऐसे पूरा नहीं होगा, यहाँ हमने 2 लगा दिया तो 6 बार हो गया, है ना। अब कैसे आप पूरा करोगे, आप करो, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, Fe 2 बार हो गया, Cl 2 दूना 4, 2 6, पूरा हो गया ना सारा। बस इस तरीके से ये आपका रिडक्शन। हाँ, ये दोनों थोड़ी सी कठिन है। अच्छा, क्या होती है, यही दोनों मिलकर, जब यही दोनों मिलती हैं तो Re रिडक्शन का और इसका ऑक्स, इसका जो है, सॉरी, इसका मिलते हैं Red रिडक्शन का और इसका ऑक्स मिलकर ये बनाते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, है ना, समझे। मतलब इसके आगे आप कौन सा अभिक्रिया पढ़ने वाले हो 5वें नंबर पर, तो वो है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, तो आप कहोगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर बनी है, तो उसको कहते हैं अपचयन और जो है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ पाए भैया? आगे यही अभिक्रिया पढ़ोगी। खैर अभी इसको मैं स्किप करता हूँ, इसको समझाऊंगा, लेकिन 2 समझ में आया, चौथा और 5वां समझ में आया। क्लियर? अच्छे से इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।